प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किया है या टॉपिक देख के घबराहट हो रही है? आधे बच्चे तो इस क्लास को अटेंड ही नहीं करेंगे। यार हमारी थ्योरी नहीं हुई है, मैम प्रैक्टिकल करा रही हैं, है ना? मैम ये टॉपिक क्यों लिया है, राइट? इसी तरीके की ख्याल आ रहे होंगे ना, अगर आ रहे हैं माइंड में तो प्लीज़ स्टे ट्यून और ये क्लास देखो ज़रा, तो तुम्हारे सारे ख्याल थोड़े क्लियर हो जाएंगे। यू विल बी गेटिंग अ डिस्टिंक्टिव इमेज। गुड टू सी यू ऑल देयर। तो गाइज जल्दी से सेशन को लाइक कर दो, है ना? और बिल्कुल एकदम डट के बैठ जाओ, क्योंकि तुम कुछ आज ऐसा सीखने वाले हो जिसके बेसिस पे ऑफ कोर्स हमारा एक ही गोल्डन रूल है, थंब रूल है, कि हम अपने जेई 2023 में किसी भी तरह से एकदम एकदम परफेक्ट वाला रिवीजन करें, कॉन्सेप्ट्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की हेल्प से कुछ इस तरह के क्वेश्चंस करें ताकि हमारी उम्मीद बढ़े कि हमारे मार्क्स अच्छे आए। तो फिर शुरुआत करते हैं। आई विल बी टेकिंग जस्ट, मैं बहुत ही थोड़े से क्वेश्चंस लूँगी, गिनती के 6 क्वेश्चन आज तुम्हें कराऊंगी। 6 क्वेश्चंस यानी कि 6 कॉन्सेप्ट्स, ठीक है? तो 6 क्वेश्चंस और 6 कॉन्सेप्ट्स, और मुझे बहुत अच्छे से भरोसा है कि अगर तुमने इतना पोर्शन कर लिया तो तुम्हारा जेई में पीओसी का टॉपिक अगर आया तो तुम्हारा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है? सो दिस इज माई, मेरा कन्विक्शन है ये कि ऐसा होगा। एंड देखते हैं यार, है ना? देखो मेहनत करना अपने हाथ में है, बाकी तो जो होगा वो होगा। ओके ओके। 2 आइसोमर्स हैं आपके पास, A एंड B with the molecular formula C4H8 give different products on oxidation with KMnO4 in the acidic medium. Isomer A on reaction with KMnO4H positive results in effervescence of a gas and gives ketone. The compound A is, ठीक है? ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन देखने से क्या लग रहा है कि बड़ा खतरनाक है, इतना सब कुछ कैसे करेंगे, राइट? तो घबराना नहीं है, लेट्स सी कि क्या होता है। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, है ना? देखो मैं आपको बताती हूँ, सबसे पहले क्वेश्चन में अगर तुम बड़ा बड़ा देखोगे तो तुम्हें नजर आ रहा है कि KMnO4 की बहुत सारी बातें की गई हैं, है ना? यानी कि KMnO4 इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव की। तो KMnO4 और H पॉजिटिव का एक बारी पहले ना एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड कि KMnO4 H पॉजिटिव करता क्या है, ठीक है? अगर आपको दिया हुआ है KMnO4 और इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव, ये करता क्या है? ये करता है ऑक्सीडेटिव क्लीवेज। क्या करता है? ऑक्सीडेटिव क्लीवेज। जैसे कि गाइस जब भी आपके पास कोई एल्कीन्स या एल्काइंस होते हैं, आपके पास एल्कीन्स होते हैं या एल्काइंस होते हैं, ठीक है? बहुत सिंपल तरीके से बता रही हूँ, प्लीज़ समझने की कोशिश करना। एल्कीन, लेट्स से तुम्हारे पास कोई भी एल्कीन है, उसमें यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन या हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ठीक है? इस तरह का एल्कीन है। या आपके पास एक एल्कीन ऐसा हो सकता है जिसमें एल्कीन है, यहाँ पे कोई कार्बन आ गया, यहाँ हाइड्रोजन है। लेट्स से मैं सिमेट्रिकल एल्कीन्स बनाने की कोशिश कर रही हूँ, यानी कि एक मिथाइल आ गया, या एक और तुम्हारा एल्कीन हो गया, या एक और आपका एल्कीन हो गया, जिसमें आप प्लीज़ मेरे साथ साथ नोट करते हुए चलो। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो यू वुड बी एबल टू डू दैट। तो देखो मैंने करा क्या है, यहाँ पे एल्कीन पे कोई भी सब्स्टिट्यूशन नहीं था। आई कैन से दैट देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे आपके पास एक मिथाइल ग्रुप आ गया, तो आप कह सकते हो दिस इज मोनो सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, है ना? यहाँ पे आपके पास 2 मिथाइल्स आ गए, आप इसे कह सकते हो दिस इज अ डाई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। आ रहा है बात समझ में? जब आप यहाँ पे रिएक्शन कराते हो, यानी कि KMnO4 इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव कराते हो, ठीक है? यानी कि ये क्या करता है, व्हाट दिस रिएजेंट विल डू। सबसे पहले एल्कीन्स के लिए एक बारी देख लें, ठीक है? ये क्या करता है, ये कराता है ऑक्सीडेटिव क्लीवेज, यानी कि दिस पाई बॉन्ड विल बी ब्रोकन, विल बी ब्रोकन, विल बी ब्रोकन, ठीक है? यानी कि ये पाई बॉन्ड्स आपके टूट जाएंगे और अल्टीमेटली यू विल बी गेटिंग अ 2 प्रोडक्ट्स, वन फ्रॉम दिस साइड, वन फ्रॉम दिस साइड। अब हमें ये देखना है मुझे मिलेगा क्या। मैंने सिमेट्रिकल एल्कीन लिया था, तो बेसिकली यहाँ पे भी कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है। कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं होता है तो आपको प्रोडक्ट में मिलता है CO2 प्लस वाटर, यानी कि ये वाला पार्ट आपको क्या देगा, CO2 प्लस वाटर देगा, और ये वाला पार्ट भी आपको क्या देगा, CO2, यानी कि लेफ्ट वाले पार्ट ने आपको CO2 प्लस वाटर दिया है और राइट वाला पार्ट भी आपको CO2 प्लस वाटर ही देगा, बिकॉज दे आर द सिमेट्रिकल एल्कीन्स।
जब आपने यहाँ पे कराया, जब आपके पास मोनो सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है यानी कि एक मिथाइल है, तो ये क्या देगा, ये वाला राइट वाला पार्ट क्या देगा, ये वाला पार्ट आपको कार्बन है, कार्बन पे CH3 है, जब आप इस पार्ट को तोड़ोगे तो इसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा, यानी कि ऑक्सीडेटिव क्लीवेज तो हो रहा है और हाईली ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट मिलेगा। तो हाईली ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट क्या मिल सकता है आपको, कार्बोक्सिलिक एसिड। सिमिलरली ये वाला लेफ्ट वाला पोर्शन तुम्हें क्या देगा, हियर यू आर हैविंग CH3, दिस इज C, तो इसी पे तुम्हारे को क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो यू विल बी गेटिंग 2 मोल्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। जब आपके पास डाई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है और आप इसका ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करा रहे हो, तो अगेन तुम्हें 2 प्रोडक्ट्स मिलेंगे। तो ये वाला पार्ट तुम्हें क्या देगा, राइट साइड वाला पार्ट जिसमें एक मिथाइल है, एक कार्बन है, एक मिथाइल है, तो यहाँ पे जब तुम इसका हाईली ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट बनाओगे तो वो तुम्हें मिलेगा कीटोन। और ये वाला पार्ट भी तुम्हें क्या देगा, बिकॉज दे आर ऑल्सो डाई सब्स्टिट्यूटेड, ये भी डाई सब्स्टिट्यूटेड है, तो ये भी आपको क्या देगा, ये भी आपको देगा कीटोन, ये भी आपको कीटोन देगा। तो याद ये रखना है कि KMnO4 इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव करता है ऑक्सीडेटिव क्लीवेज और हमारे को मिलते हैं प्रोडक्ट्स, 2 प्रोडक्ट्स मिलते हैं, डिपेंड्स कि तुम्हारा एल्कीन किस तरह का है, ठीक है। और अगर आपके पास इफ देयर इज नो सब्स्टिट्यूशन, इफ देयर इज नो सब्स्टिट्यूशन, तो याद रखने वाली बात ये है कि अगर कोई भी सब्स्टिट्यूटेड कार्बन नहीं होता है तो यू विल बी गेटिंग CO2 प्लस वाटर। अगर मोनो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप्स होते हैं यानी कि एक ही ग्रुप कोई लगा हुआ है तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड्स मिलेंगे, और अगर डाई सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है यानी कि डाई सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है तो तुम्हें कीटोन्स मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ मिलता है CO2, यहाँ मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, और यहाँ मिलता है कीटोन, ठीक है। बस दिस इज इट। अब सिमिलरली अगर आपके पास लेट्स से एल्काइंस हैं, एल्काइंस हैं, एल्काइंस में भी आपके पास यहाँ पे कोई भी सब्स्टिट्यूशन नहीं है, नो सब्स्टिट्यूशन, तो नो का मतलब क्या हुआ करता था कि आपको CO2 मिलेगा, तो यहाँ पे भी से भी आपको क्या मिलेगा जब आप ये रिएक्शन कराओगे, यानी कि CO2 प्लस वाटर, ठीक है, 2 मोल्स ऑफ दिस एंड 2 मोल्स ऑफ दिस, ठीक है। सिमिलरली अगर आपके पास कोई भी एल्काइन है जिसमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन है, तो दिस इज अ मोनो सब्स्टिट्यूशन, तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड जब ग्रुप होता है तो क्या मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अगर मोनो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है तो वापस से तुम्हें क्या मिलेगा, यानी कि RC डबल बॉन्ड O और H, यानी कि 2 मोल्स ऑफ दिस, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अगर ये कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ में आ गया प्लीज नोट इट डाउन, सब लोग लिख लो बिकॉज वी आर गोइंग टू डू अ क्वेश्चन। अब बोला गया कि आपके पास है 2 आइसोमर्स A एंड B, एक आइसोमर है A, एक आइसोमर है B, with a molecular formula C4H8, C4H8 give different products on oxidation with KMnO4 in acidic medium। अगर मैं इसका रिएक्शन कराती हूँ KMnO4 के साथ इन द एसिडिक मीडियम, ठीक है, तो मुझे क्या मिलता है, मुझे अलग अलग प्रोडक्ट्स मिलते हैं, यहाँ से कुछ और मिलेगा, यहाँ से कुछ और मिलेगा। आइसोमर ए, जो आपका आइसोमर ए होता है ऑन रिएक्शन विद KMnO4 रिजल्ट्स इन एफोवेसेंस ऑफ अ गैस एंड गिव्स कीटोन। तो ये जो आपका ए वाला आइसोमर है ये क्या करता है, द आइसोमर ए आपसे बोल रहा है कि दी 2 isomers A and B with molecular formula this gives different product on oxidation with KMnO4 in the acidic medium। Isomer A on reaction with KMnO4 results in effervescence of a gas, यानी कि आपको यहाँ पे effervescence मिलता है किसी गैस के, ठीक है, and gives ketone, और आपको एक कीटोन मिलता है, ठीक है, और आपको कीटोन मिलता है। आप बताओ ये कंपाउंड है क्या रहा होगा, अब आप मुझे खुद बताओ, अभी आपने ये जो प्रोडक्ट्स बनाए थे इसमें एफोवेसेंस कौन देगा, CO2 देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड देगा, कीटोन देगा, यही तो प्रोडक्ट्स होता है। इसका मतलब आपको एक तो CO2 मिल रहा है ना, आपको CO2 मिल रहा है, और एक आपको कीटोन मिल रहा है, एक आपको कीटोन मिल रहा है। सो व्हाट इज दिस शोज, दिस सिंपली शोज दैट कि मेरे पास कोई ऐसा एल्कीन है जिसमें एक तरफ देयर इज नो सब्स्टिट्यूशन, देयर इज नो सब्स्टिट्यूशन, यानी कि मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, CH2 लगा दिया, दिस इज गोइंग टू बी डबल बॉन्ड, ठीक है, यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे एक कार्बन पे मेरे पास क्या है, देयर इज अ डाई सब्स्टिट्यूशन, मेरे पास डाई सब्स्टिट्यूशन है, क्यों, क्योंकि अब जब मैं इसका ऑक्सीडेटिव क्लीवेज कराऊंगी तो क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट जहाँ पे नो सब्स्टिट्यूशन है ये मेरे को CO2 देगा, और ये वाला पार्ट जहाँ पे डाई सब्स्टिट्यूशन है ये मेरे को
कीटोन देगा। तो अल्टीमेटली आप देख सकते हो दिस इज अ C4H8 मॉलिक्यूल। जरा चेक करो, 1 2 3 4, 4 कार्बन्स हो गए, 3 और 3 6 और 2 7 8, यानी कि बिल्कुल सही। दिस इज योर आंसर। सो व्हाट इट कुड बी? क्या ये ब्यूटवानीन है? नहीं, दिस इज 1 2 3, दिस इज पेंट 2 मिथाइल पेंटवनीन, दिस इज 2 मिथाइल पेंटवनीन बोल हो, सॉरी प्रोपवनीन बोल सकते हो या फिर 2 मिथाइल प्रोपीन बोल सकते हो। सो डोंट यू थिंक कि अपना आंसर ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए? वी आर हैविंग प्रोपीन और हमारे पास 2 मिथाइल प्रोपीन है। सो दिस इज इट, सिंपल इतना सा करना था। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने में पढ़ने में लग रहा है कि ये बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बट बहुत आसान है। अब इसने कहा 2 आइसोमर्स ए एंड बी, तो यानी कि कोई भी आइसोमर्स हो सकते हैं ना, यानी कि दिस कुड बी एनी स्ट्रक्चरल आइसोमर, राइट? ये कोई भी स्ट्रक्चरल आइसोमर हो सकता था। ओके मैं इसको ये भी बना सकती थी CH3C डबल बॉन्ड C, और यहाँ पे आपका CH3, यहाँ पे H और H आ जाता, तो दिस इज ऑल्सो C4, और 3 और 3 6 7 8, ये भी यही हो गया। सो दिस कुड ऑल्सो बी द आइसोमर, बट क्या ये आइसोमर आपको CO2 और ये कीटोन देगा? नहीं, ये तो मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड देगा, ये तो मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड देगा, राइट? तो ए एंड बी कैन बी द आइसोमर, लेकिन क्वेश्चन है आपसे सिर्फ ए के बारे में पूछा है कि ए एक ऐसा आइसोमर है जो आपको CO2 और कीटोन दे रहा है, तो वो ए आइसोमर का आपको फॉर्मूला बताना था। सो दिस वाज दैट सिंपल। और इस तरह का क्वेश्चन बार बार हर साल रिपीटेड होता है। बहुत सिंपल लॉजिक है। नो सब्स्टिट्यूशन मीन्स CO2, मोनो सब्स्टिट्यूशन मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई सब्स्टिट्यूशन में आपको कीटोन मिलेगा। ठीक है, समझ में आया है? तो जल्दी से इस क्वेश्चन के आंसर को मार्क कर दो, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। Okay, everyone. Now here we are going to move ahead with the another question, that is this. Guys, अब मैं तुम्हें एक बात और बताना चाहती हूँ। अगर तुमने इतना समझा ही है तो मैं तुम्हें एक और एक एडिशनल पॉइंट यहाँ पे देना चाहती हूँ। वो ये होगा कि जो भी ऑक्सीडेटिव क्लीवेज KMnO4H पॉजिटिव ने किया, अगर आपके पास यहाँ पे ओजोन इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2 और OH नेगेटिव समथिंग करके आ जाता, तो ये भी तुम्हें सेम रिएक्शन देता है, यानी कि ये भी आपका ऑक्सीडेटिव क्लीवेज कराता है। ऑक्सीडेटिव क्लीवेज इन द सेम पैटर्न, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज कराता है इन द सेम पैटर्न। ओके, सेम प्रोडक्ट्स बनेंगे अगर ओजोन इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2 OH नेगेटिव होता है तो। ओके, इसको हम लोग ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस भी बोलते हैं, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। अब चलते हैं आगे। अब आपको इस क्वेश्चन में दे रखा है कि आपके पास है ओजोन, मतलब व्हाट इज गिवन, जरा एक बारी गो थ्रू करो कि ओजोन दे रखा है एंड दिस इज जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ H2O। तो ये क्या है? अभी जो मैंने आपको बताया दैट वाज द O3 इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2, दैट वाज द ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। नाउ गाइज, व्हेनेवर यू विल बी हैविंग दिस एज द क्वेश्चन जिसमें आपको दिया हुआ है O3 along with the zinc, ठीक है, अलोंग विद द जिंक और वाटर और समथिंग, ठीक है, एनी सॉल्वेंट यहाँ पे कोई भी दे रखा है, लेकिन अगर यहाँ पे जिंक है तो दिस इज द रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, दिस इज द रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। अब ये बहुत अच्छी बात है, ये दोनों क्वेश्चंस मैंने साथ में लिए हैं ताकि तुम इसकी कंपैरेटिव स्टडी को समझोगे। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस का मतलब क्या हुआ? ये भी आपको ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करता है, ठीक है, ये भी आपको ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करता है, बट क्योंकि ये रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है, देयर वी आर यूजिंग अ मेटल विच इज अ जिंक, तो उतना ज़्यादा आपका ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट नहीं बनेगा। लेट्स हैव अ लुक, ठीक है, अगेन मैं वही कर रही हूँ। नाउ दिस इज द कॉन्सेप्ट नंबर 2 जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि अगर मैंने यहाँ पे एक मॉलिक्यूल लिया, लेट्स से मैं कोई एल्कीन ही लेती हूँ, CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, यानी कि ये क्या है, इट हैज़ नो सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है। फिर मैंने एक एल्कीन लिया जिसमें मैंने एक मिथाइल लगाया है, रेस्ट आर हाइड्रोजन्स, तो यानी कि दिस इज मोनो सब्स्टिट्यूटेड। अब मेरा क्या हो सकता है कि मैंने एक एल्कीन लिया है जहाँ पे मैंने 2 डाई सब्स्टिट्यूटेड लगाया है, तो यानी कि डाई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। ओके, एक और एक 2 ग्रुप्स लगा दिया मैंने, ठीक है। तो नाउ वी विल सी कि क्या बनता है, ठीक है। अब हम थोड़ा फिगर आउट करेंगे कि क्या बनता है। तो जब आप यहाँ पे ऑक्सीडेटिव क्लीवेज कराते हो तो देखो ये बॉन्ड टूटेगा,
जब तुम्हारे को रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कराना है तो एक बहुत सिंपल सा फंडा करना, यहाँ पे एक इंटरमीडिएट बनता है विच इज़ द ओजोनाइट फॉर्मेशन। ओजोनाइट बनता है एज एन इंटरमीडिएट, ठीक है। तो मैं नहीं बोल रही तुम पूरा मैकेनिज्म कराओ, पूरा डिटेल में जाओ, आई एम जस्ट सिंपल गिविंग यू अ सिंपल हिंट। आप इस बॉन्ड को तोड़ो, यहाँ ओ लगा दो, यहाँ ओ लगा दो, दैट्स इट। आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये अलग बनाएगा, ये अलग बनाएगा। तो ये हो गया तुम्हारा CH2O प्लस CH2O। अगर आप इसे देखोगे तो दिस इज नथिंग बट फॉर्मेल्डिहाइड, दिस इज नथिंग बट फॉर्मेल्डिहाइड। आप इसको HCHO भी लिख सकते हो, ठीक है। दिस इज इट। अब जब आपने इसका ऑक्सीडेटिव क्लीवेज कराया, बहुत सिंपल, दोनों तरफ ओ लगा दो, तुम्हारा आंसर आ गया। वेरी इजी। मतलब यहाँ पे तो तुम्हें ध्यान भी नहीं रखना कि कहाँ पे मुझे CO2 बनाना है या कहाँ पे ऑक्सैलिक एसिड बनाना है, जस्ट लीव द बॉन्ड, पुट ओ, दैट्स इट। ये अलग प्रोडक्ट देगा, ये अलग प्रोडक्ट देगा। यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे मेरे पास मिथाइल लगा हुआ है, फिर मेरे पास है C, तो यहाँ आ गया O और ये हो गया एल्डिहाइड, तो एक प्रोडक्ट ये मिला। और यहाँ पे एक प्रोडक्ट आपको क्या दिख रहा है, दैट इज HCH और डबल बॉन्ड O, यानी कि फॉर्मेल्डिहाइड। ओके, जब यहाँ पे इसी सेम रिएक्शन को कराओगे व्हेन यू आर हैविंग अ डाई सब्स्टिट्यूटेड एज अ प्रोडक्ट, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, बॉन्ड टूटेगा, ए को यहाँ पे, ए को यहाँ पे, तो जो लेफ्ट वाला साइड का प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा, HC डबल बॉन्ड O, दैट इज द फॉर्मेल्डिहाइड, प्लस ये वाला पार्ट आपको देगा CH3C डबल बॉन्ड O एंड CH3। दिस इज इट, जस्ट पुट द ऑक्सीजन ओवर देयर। तो ये तुम्हारा एसीटोन बन गया, ठीक है। दिस इज योर एसीटोन, दिस इज योर एसिटल्डिहाइड। ओके, एज सिंपल एज इट इज। अब इस क्वेश्चन को करते हैं, और इतनी सी बात अगर तुम्हें पता थी तो यू कुड हैव गॉट 4 मार्क्स, है ना, 4 मार्क्स, यानी कि गलत नहीं होगा तुम्हारा। लेट्स सी, मेनी टाइम्स आई हैव सीन कि जब भी बच्चों के पास कोई क्वेश्चन आता है और उसमें ए पूछा होता है तो वो क्वेश्चन को गिव अप कर देता है, व्हाई आई रियली डोंट अंडरस्टैंड, जबकि क्वेश्चन बहुत ईजी हो सकता है। हाँ, अब देखो यहाँ पे बोला गया है कि ए कुछ है, यानी कि कोई तो होगा, एल्कीन वगैरह कुछ तो होगा, जिसमें आपको बन रहा है ईथेन। ईथेन, पहले इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। ईथेन में होते हैं मेरे पास 2 कार्बन, 1 और 2। 1 पर है डाई कार्बेल्डिहाइड, यानी कि यहाँ पर है कार्बन CHO, और यहाँ पे भी है CHO, यानी कि 1 2 डाई कार्बेल्डिहाइड, दिस इज द स्ट्रक्चर। यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, H2 और H2 हो जाएगा, सिंपल। ओके, ग्लाइऑक्सल, व्हाट डू यू मीन बाय ग्लाइऑक्सल और ऑक्सैल्डिहाइड? ग्लाइऑक्सल इज समथिंग लाइक C डबल बॉन्ड O और H, राइट। और यहाँ पे भी तुम्हारा क्या आ गया, दिस इज ग्लाइऑक्सल, दैट इज ऑक्सैल्डिहाइड, दिस इज दिस ग्लाइऑक्सल। ओके, हो गया। तो ये तुम्हारा बन रहा है, यानी कि यू आर गेटिंग दीज टू एज अ प्रोडक्ट। सो व्हाट डज दिस मीन, इसका मतलब क्या हुआ, इसका सिंपल मतलब जो मुझे नज़र आता है वो ये नज़र आता है कि मेरे पास कोई बॉन्ड इस तरीके से है जिसको मैंने तोड़ा, तो यहाँ ओ लगा, यहाँ ओ लगा। देखो जरा, आपके पास इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हुए, 1 2 3 4 5 6। तो मुझे जो समझ आया वो कुछ ऐसा समझ आया कि मेरे पास कोई 6 मेंबर्ड की रिंग रही होगी, ठीक है, जहाँ पे ये मेरे पास एक पाई बॉन्ड रहा होगा। लेट मी सी, मैं इसे ऐसे थोड़ा ड्रॉ करती हूँ, आपको बहुत इजीली समझ में आएगा कि व्हाट आई एम थिंकिंग ऑफ। ओके, ओके, यहाँ पाई बॉन्ड और यहाँ पाई बॉन्ड लगा दो, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये लगा दो। अगर तुमने क्या किया, अगर तुमने यहाँ पे ऑक्सीडेटिव क्लीवेज किया, तो यानी कि ये तोड़ोगे, ये तोड़ोगे, ए को यहाँ जाएगा, ए को यहाँ जाएगा, ए को यहाँ जाएगा, ए को यहाँ जाएगा, तो अल्टीमेटली देख लो क्या बनेगा। इसको चाहो तो दोबारा बना दो, शिट मैन, पूरा ही रब हो गया। ये मैंने किया और मैं बोल रही हूँ इसका ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करा दो, तो आपको क्या बनेगा, ए को यहाँ पे, ए को यहाँ पे, ए को यहाँ पे, ए को यहाँ पे, तो यानी कि दिस दिस दिस, और इस वाले पर्टिकुलर कार्बन पे क्या लग जाएगा, डबल बॉन्ड O एंड H, यहाँ पे लग जाएगा डबल बॉन्ड O एंड H, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज अ कार्बन एंड दिस इज ऑल्सो अ कार्बन, यहाँ पे डबल बॉन्ड O और H और H। तो ये क्या हो गया, व्हाट इज दिस, दिस इज ग्लाइऑक्सिल। ओके, और ये क्या है आपका, दिस इज ईथेन, 1 2 ईथेन
और ये हो गया तुम्हारा ईथेन 1,2 डाई कार्बेल्डिहाइड। ये क्वेश्चन देखने में टफ लग रहा है बट बहुत इजी है, तो मुझे समझ में आ गया। माई ए इज साइक्लो 1,2,3,4 साइक्लो 1,3-डाईन, यानी कि मेरे पास क्या है, साइक्लोहेक्स 1,3-डाईन। दिस इज माई ए कंपाउंड, साइक्लोहेक्स 1,3-डाईन, साइक्लोहेक्स 1,3-डाईन, यानी कि बी या डी में से कोई एक आंसर होगा। अब ऑप्शन नंबर बी को तलाशते हैं। बी में कह रहा है दिस हैज टू बी 5 ऑक्सोहेक्सेनल, यानी कि मेरे पास क्या आना चाहिए, 1 2 3 4 5, यानी कि मैं एक बार चेक करती हूँ, हेक्सेन होना चाहिए, यानी कि 1 2 3 4 5 और 6 हेक्सेन, हेक्सेनल आ रहा है, यानी कि यहाँ पे आपके पास एल्डिहाइड है और 5 पे आपके पास ऑक्सो है, 5 पे आपके पास ऑक्सो है, ठीक है। दिस इज व्हाट यू आर हैविंग, सॉरी 6 पे क्यों आएगा, 1 पर आएगा ना, मैंने गलती कर दी। दिस हैज़ टू बी 1 पर है आपके पास हेक्सेनल यानी कि एल्डिहाइड, तो दिस इज नंबर 1 1 2 3 4 5 एंड दिस इज 6, ठीक है। तो दिस इज 5 ऑक्सो हेक्सेनल। सो व्हाट डज दिस मीन, इसका मतलब मुझे ये समझ में आता है कि मेरे पास कोई ऐसा कंपाउंड रहा होगा जिसमें 1 और 5 के बीच में रिंग होगी। आ रहा है नहीं आ रहा है, यानी कि हाँ मैं वापस से ड्रॉ करती हूँ, 1 2 3 4 और ये हो गया तुम्हारा 5, ठीक है। अब मैं 1 और 5 के बीच में डबल बॉन्ड बना देती हूँ और 5 पे ये नंबर 6 वाला मेरे को मिथाइल ऐसे दिखाना पड़ेगा, ठीक है। सो इफ आई डू समथिंग लाइक दिस, तो मैं अगर इस बॉन्ड को तोड़ूंगी तो 1 पे हो जाएगा, यानी कि 1 पे एल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है। 2 3 4 5 और 5 पे कीटो बन गया और ये बन गया, वेरी सिंपल। नाउ व्हाट इज दिस मॉलिक्यूल, इसका जरा आयुर्वेदिक नेम बता दो, अब क्या होगा। दिस इज साइक्लोपेंट पेंटीन, है ना, दिस साइक्लोपेंटीन एंड दिस इज 1 पे मिथाइल है आपके पास, सो दिस इज साइक्लोपेंटीन बट हैविंग 1 मिथाइल, तो डोंट यू थिंक कि 1 मिथाइल साइक्लोपेंट 1 होना चाहिए, दिस हैज टू बी द आंसर। अब आप इसकी नंबरिंग को ऐसे ना करके ऐसे कर लो, ये जो मैंने ऐसे 1 2 3 4 5 लिखा था, अब आप इसे आयुर्वेदिक के हिसाब से लिख दो, क्योंकि वेरी ऑब्वियस आप यहीं से लिखना शुरू करोगे, दिस इज 1 2 3 4 5, तो ये क्या हो गया, साइक्लोपेंटीन साइक्लोपेंटीन साइक्लोपेंट 1 और 1 पे मिथाइल। सो एज पर मी द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होना चाहिए। इट्स इज दैट सिंपल, इट इज दैट सिंपल। सो क्वेश्चन नंबर 2 का आपका आंसर है डी। इज इट क्लियर? Another question that we may go through guys is, अगर समझ में आया है रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस और कॉन्सेप्ट ऑफ KMNO4, then please give like to this particular session, that motivates me and encourages me कि मैं जल्दी से तुम्हारे लिए और इस तरह के टॉपिक्स को कवर करूँ, ठीक है। नंबर लाने हैं तो थोड़ा सा एफर्ट मारो, ठीक है, मेरे साथ साथ। A primary aliphatic amine on reaction with nitrous acid in cold and thereafter raising temperature on reaction mixture to room temperature gives what? देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अब प्राइमरी एलिफेटिक अमीन, यानी कि मैंने क्या किया, मैंने कोई भी एक अमीन ले लिया, यानी कि RCH2NH2, ये मेरा क्या हो गया, दिस इज माई एलिफेटिक 1 डिग्री अमीन, 1 डिग्री अमीन। ये जब हमारा रिएक्शन करता है विद द नाइट्रस एसिड इन द कोल्ड कंडीशन, तो पता है ये क्या बनाता है, हम हमेशा इसको एज अ डाइजोनियम बनाते हैं, है ना, पता है ना आपको, एज अ डाइजोनियम बनाते हैं, डाइजोनियम सॉल्ट बनाते हैं, ठीक है। अब हम कह रहे हैं हमने ये डाइजोनियम सॉल्ट बना दिया, मैं इसको जरा ना थोड़ा ओपन करके लिखती हूँ तुम्हें, तो तुम्हें समझ में आएगा कि क्या हो रहा है ये। दिस इज N ट्रिपल बॉन्ड N और दिस इज Cl नेगेटिव, ठीक है, इस तरह से कुछ आपका बना है, ये बनता है आपका। आफ्टर रेजिंग टेम्परेचर ऑन रिएक्शन मिक्सचर टू रूम टेम्परेचर, यानी कि अब मैंने इसका, अभी तक मेरा टेम्परेचर क्या था, कोल्ड कंडीशन थी, 273 केल्विन था। अब मैंने क्या किया, इसको 298 केल्विन, यानी कि मैंने रूम टेम्परेचर पे से ले गई 25 डिग्री सेल्सियस समथिंग 298 केल्विन पे। अब ये क्या करेगा गाइस,
आपको पता है जब ये नाइट्रस एसिड की रिएक्शन होती है तो ये रिएक्शन पानी की प्रेजेंस में होती है. नाउ दिस N2 हैज़ बिकम अ वेरी वेरी गुड लीविंग ग्रुप. ये N2 बहुत ही अच्छा लीविंग ग्रुप बन जाता है. वाई दिस बिकम्स अ वेरी गुड लीविंग ग्रुप? क्योंकि इसके पास कोई भी नहीं है इसको स्टेबलाइज करने के लिए. क्या ये पॉजिटिव चार्ज किसी भी तरह से स्टेबलाइज हो रहा है? नहीं. सो दिस इज अ वेरी गुड लीविंग ग्रुप. ये N2 निकल के भाग लेता है. जब ये N2 निकल के भाग लेता है तो लीविंग बिहाइंड दिस एज अ कार्बोकेटाइन एज एन इंटरमीडिएट. ये आपका कार्बोकेटाइन बनता है एन इंटरमीडिएट. और जैसे ही तुम्हारा ये इंटरमीडिएट बनता है एज अ कार्बोकेटाइन, आप इसमें वाटर का अटैक करा देते हो और अल्टीमेटली ये बन जाता है एल्कोहल. तो ये तो याद रखने वाली बात है कि जो 1 डिग्री अमीन्स होते हैं दे रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ द एल्कोहल्स. सो द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन इज बी. ओके, चलो अब इतनी बात हो ही रही है तो तुम्हें एक बात बता देती हूँ, एक समरी लिखवा देती हूँ तुम्हें, ताकि तुम इस चीज़ को कभी भी गड़बड़ ना करो. ठीक है. सो दिस इज माय कॉन्सेप्ट नंबर, आज का कॉन्सेप्ट नंबर 3. ओके, पुट इट अ हैशटैग. हमारे पास दो तरह के अमीन्स होते हैं. वन इज द एलिफेटिक अमीन्स और एक होते हैं एरोमेटिक अमीन्स. ओके, इनकी रिएक्शन जब भी हम लोग नाइट्रस एसिड से कराते हैं यानी कि HNO2 से कराते हैं तो क्या मिलता है हमें? सबसे पहले मिलता है डाइजोनियम यानी कि RCH2NH2, है ना, वही डाइजोनियम सॉल्ट मिलता है. ठीक है. लेकिन अगर यहाँ पे आपके पास कोई एरोमेटिक अमीन है और यहाँ पे डाइजोनियम सॉल्ट मिलता है तो इन दोनों में एक बात बहुत अलग होती है. इन दोनों में बात ये अलग होती है कि ये जो डाइजोनियम सॉल्ट होता है इसमें दिस इज अ गुड लिविंग ग्रुप. ये गुड लिविंग ग्रुप होता है और ये निकल जाता है. ओके, ये निकल जाता है, ये निकल लेता है, यानी कि ये निकल लेता है. ठीक है. और आपको दे देता है RCH2 पॉजिटिव और N2 आपका निकल जाता है. मतलब यूजुअली, मतलब यहाँ पे कोई स्टेबलाइजेशन नहीं है. बेसिकली आई जस्ट मीन टू से दैट कि यहाँ पे कोई स्टेबलाइजेशन नहीं है. ठीक है. दिस इज नॉट स्टेबल. दिस पॉजिटिव चार्ज इज नॉट स्टेबल. जबकि यहाँ पे आप देखते हो कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये बेंजीन से स्टेबलाइज्ड होता है. दिस इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड. ओके, बस इन्हीं दो बातों पे हमें क्या करेंगे, हम एक समरी लिखेंगे. समरी में आएगा हमारा 1 डिग्री अमीन, 1 डिग्री एलिफेटिक अमीन, 2 डिग्री एलिफेटिक अमीन और 3 डिग्री एलिफेटिक अमीन. तो जो हमारा 1 डिग्री एलिफेटिक अमीन होता है उसमें हमारे को मिलता है एल्कोहल. उसमें हमारे को मिलता है एल्कोहल क्योंकि N2 निकल जाता है. 2 डिग्री अमीन्स में हमारे को मिलता है RCH2, CH2N, N डबल बॉन्ड O, यानी कि N नाइट्रोसो अमीन, यानी कि इस अमीन पे क्या लगा होता है? नाइट्रोसो ग्रुप लगा हुआ होता है. ठीक है, यानी कि N नाइट्रोसो अमीन. ठीक है, दिस इज व्हाट वी विल बी गेटिंग. ओके, ओके. और जब हमारे पास 3 डिग्री अमीन होती है तो देयर यू विल नॉट बी गेटिंग एनी रिएक्शन, यानी कि आपको कोई भी रिएक्शन नहीं मिलेगी. दिस इज फॉर द 2 डिग्री अमीन ना, तो यहाँ पे भी कोई R लगा हुआ होगा. ठीक है, तो यानी कि N नाइट्रोसो अमीन. दिस इज व्हाट यू विल बी गेटिंग. ओके, जब आपके पास, अब एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे और यहाँ पे फिर से फिगर आउट करते हैं.
जब आपके पास होता है 1 डिग्री एरोमेटिक अमीन, तो आपको मिलता है डाइजोनियम सॉल्ट, यानी कि डायएजोनियम क्लोराइड। और अगर आपके पास होता है 2 डिग्री एरोमेटिक अमीन, ये प्रोडक्ट्स याद रखोगे, बढ़िया रहेगा। किसके साथ? HNO2 के साथ। तो वी आर डूइंग द रिएक्शंस विद HNO2। 2 डिग्री अमीन में आपको मिलता है यहाँ पे बेंजीन। बेंजीन पे आपका यहाँ पे क्या है? अमीन है। यहाँ पे भी कोई आर होगा, तो यहाँ पे लग जाएगा एन नाइट्रोसो अमीन, एन नाइट्रोसो 2 डिग्री एरोमेटिक अमीन। और अगर आपका 3 डिग्री एरोमेटिक अमीन होता है तो बन जाता है बेंजीन, दिस इज योर नाइट्रोजन, दिस इज आर, दिस इज आर, यहाँ पे लग जाता है नाइट्रोसो ग्रुप, यानी कि पैरा नाइट्रोसो 3 डिग्री एरोमेटिक अमीन्स। दिस इज व्हाट यू विल बी गेटिंग। तो अगर तुम्हें इतना समरी भी पता है कि एलिफेटिक अमीन्स HNO2 के साथ क्या बनाते हैं, तो या यू विल बी एबल टू डू योर क्वेश्चन। तो जैसे कि ये क्वेश्चन में साफ साफ पूछा गया था कि 1 डिग्री अमीन्स की बात हो रही थी, 1 डिग्री अमीन्स हैं, एलिफेटिक अमीन्स हैं, तो हमें बहुत क्लियर था कि भैया वो एल्कोहल्स ही बनाएंगे। ठीक है, सो दिस इज द वे हाउ यू कुड डू योर क्वेश्चन। सो आंसर इज बी, दैट इज एल्कोहल ना। Done. Now we are moving forward with another question, which is the question number 4. Which statement is not correct for the para-toluene sulfonyl chloride? इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? तो अगर हम इसे पढ़ रहे हैं तो लेट्स मूव विद द कॉन्सेप्ट नंबर 4। कॉन्सेप्ट नंबर 4 के बारे में, यानी कि पैरा-टोलुईन सल्फोनिल क्लोराइड के बारे में मैं कुछ बातें बता देती हूँ। ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, यानी कि हुआ क्या, दिस इज पैरा टोलुईन सल्फोनिल क्लोराइड, यानी कि पैरा पे टोलुईन यानी कि मिथाइल है, दिस इज S डबल बॉन्ड O एंड दिस इज Cl। ठीक है, दिस इज दिस पैरा टोलुईन सल्फोनिल क्लोराइड। इसको हम लोग हिंसबर्ग रिएजेंट भी कहते हैं, हिंसबर्ग रिएजेंट भी कहते हैं। ठीक है, जब आप इस पर रिएक्शन कराते हो और इसका प्रोडक्ट बनाते हो तो यू विल बी गेटिंग एन सब्स्टिट्यूटेड, यानी कि आपका यहाँ पे नाइट्रोजन सब्स्टिट्यूट हो जाता है। तो जब भी आपका रिएक्ट करता है अमीन्स के साथ, यानी कि एलिफेटिक अमीन्स के साथ, दिस कुड रिएक्ट विद योर एलिफेटिक 1 डिग्री अमीन। ओके, मैं बताती हूँ तुम्हें किस किस के साथ ये रिएक्ट कर सकता है। ये रिएक्ट कर सकता है आपका 1 डिग्री अमीन, ये रिएक्ट कर सकता है आपका यानी कि 2 डिग्री अमीन, दिस इज व्हाट 2 डिग्री अमीन्स आर, और योर 3 डिग्री अमीन्स, और 3 डिग्री अमीन्स। अब इसमें क्या होता है, जब आपके पास 1 डिग्री अमीन है तो क्या बनेगा, यू विल बी गेटिंग सच अ कंपाउंड वेयर यू विल बी गेटिंग दी वन ऑफ द एसिडिक हाइड्रोजन, यानी कि तुम्हारे को मिलेगा बेंजीन पे मिथाइल, दिस इज गोइंग टू बी दिस डबल बॉन्ड O, दिस इज गोइंग टू बी N, ये हो जाएगा H, एंड हियर यू विल बी गेटिंग, आप चाहो अगर आपको नहीं लगाना है ये CH2 तो मत लगाओ, इसे हटाना चाहते हो तो हटा दो, सिंपल R लगा दो। ठीक है, इतना कोई पेन नहीं है इस चीज़ का, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ। ठीक है, तो लेट्स से दिस इज योर R, ये क्या है तुम्हारा, दिस इज योर R, तो ये हो गया तुम्हारा RNH2, सो दिस इज दिस RNH एंड दिस इज अ सिंगल बॉन्ड। ओके, सो दिस इज योर 1 डिग्री अमीन। ठीक है, RNH2।
तो ये हमारा एक मॉलिक्यूल हो गया आर विद NH एंड नाइट्रोजन पे इसने बॉन्ड बना लिया। तो मेन खास बात क्या है, तो बेसिकली तुमने सिर्फ करा क्या है, क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट कर दिया है, क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट करके NHR लगा दिया, बस इतना सा काम कर रहे हो तुम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा दैट वी आर हैविंग दिस एज द एसिडिक हाइड्रोजन, तो यहाँ पे आपके पास एसिडिक हाइड्रोजन है, सो दैट्स व्हाई दिस इज सॉल्युबल इन एल्कलाई, तो ये तुम्हारा एल्कलाई में सॉल्युबल होता है, ठीक है। एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, एक सिंपल, कि इस न्यूक्लियोफाइल ने इस क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट कर दिया, दैट्स इट। अब जब आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कराओगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, यानी कि नाइट्रोजन लग जाएगा जिसपे एक आ रहा है, दो आ रहा है ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास यू आर नॉट हैविंग नो एसिडिक हाइड्रोजन, यानी कि यहाँ पे आपके पास कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है, कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यानी कि इनसॉल्युबल इन एल्कलाई, ये तुम्हारा इनसॉल्युबल रहता है इन एल्कलाई। और यहाँ पे जब आपके पास 3 डिग्री अमीन्स है तो ये क्या करेगा, जब इसको रिएक्शन कराओगे ठीक है, तो ये एक ऐसा कंपाउंड आ जाएगा विच इज़ एक्चुअली अनस्टेबल, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि ये तो प्रोडक्ट ही नहीं बनेगा। तो इतनी सी समरी तुम्हारे को जाननी है पैरा टोल्यूइन सल्फोनिल क्लोराइड में। अल्टीमेटली एक रिएजेंट ही तो है जिसमें तुम सिर्फ और सिर्फ एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा रहे हो एंड यू आर गेटिंग दिस एज अ प्रोडक्ट। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया था विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, यानी कि इसमें से आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। ओके, पैरा टोल्यूइन सल्फोनिल क्लोराइड इट इज़ नोन एज हिंसबर्ग रिएजेंट, बिल्कुल ये बात तो सही है। इट इज़ यूज टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी सेकेंडरी अमीन्स, बिल्कुल ये हमारा सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी सेकेंडरी नहीं, टर्शियरी अमीन्स को भी हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, बेसिकली तीनों अमीन्स को डिस्टिंग्विश कर सकता है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। ऑन ट्रीटमेंट विद सेकेंडरी अमीन्स इट लीड्स टू अ प्रोडक्ट दैट इज सॉल्युबल इन एल्कलाई, बताओ जरा मैंने भी क्या बताया। जब हमने इसका ट्रीटमेंट किया तो जो सेकेंडरी अमीन था वो हमारे को एक ऐसा प्रोडक्ट दे रहा है विच इज़ इनसॉल्युबल इन एल्कलाई, जो कि इनसॉल्युबल है एल्कलाई में। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? नो, दिस इज रॉन्ग। इट डज नॉट रिएक्ट विद टर्शियरी अमीन्स, एब्सोल्युटली राइट। टर्शियरी अमीन क्यों? क्योंकि रिएक्ट करेगा भी तो स्टेबल प्रोडक्ट ही नहीं मिलेगा, तो वी कैन से दैट इट डज नॉट रिएक्ट। सो व्हाट इज योर आंसर? योर आंसर फॉर द क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3। तो हिंसबर्ग रिएजेंट यार क्यों नहीं पढ़ के जाना है यार, पढ़ के जाओ ना, सीधे सीधे क्वेश्चन आएगा, इतना सा सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग पे अगर यू कैन मेक योर क्वेश्चन करेक्ट एंड यू कैन गेट योर नंबर, तो कौन अपना नंबर गंवाना चाहेगा, मुझे ये बताओ, राइट। सो हियर इट इज, नाउ वी आर देयर विद द क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, सबको मज़ा आ रहा है? आई होप यू ऑल आर enjoying द सेशन। सो प्लीज़ गाइज सब लोग जल्दी से, जो लोग नए हैं यहाँ पे जल्दी से सेशन को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, okay, because it's not that every day our subscribers are increasing, because during the halogen test sodium fusion extract is boiled with concentrated HNO3, यानी कि जब हम लोग हेलोजन का टेस्ट करते हैं तो सोडियम फ्यूजन जो हमारा होता है, यानी कि जो लसाइन एक्सट्रैक्ट होता है, उसको पहले ना HNO3 से हीट करते हैं। क्यों करते हैं? यानी कि मैंने हेलोजन्स के टेस्ट कराने हैं तो मैंने पहले उसे सोडियम से ट्रीट किया, वो कुछ NaX बनाएगा, तो यहाँ पे मैं इसमें सिल्वर नाइट्रेट डालने से पहले मैं इसे कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ हीट करती हूँ और उसके बाद आई डू द रिएक्शन विद सिल्वर नाइट्रेट, ताकि मुझे क्या मिले, मुझे AgCl का प्रेसिपिटेट या AgBr का प्रेसिपिटेट या AgBr का प्रेसिपिटेट या AgI का प्रेसिपिटेट मिले, है ना। सो दिस इज़ व्हाट हैपन्स कि जब आप किसी हेलोजन को सोडियम के साथ ट्रीट कराते हो तो वो बनाता है NaX, ठीक है, और NaX में आप सबसे पहले डालते हो इसमें कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 डालने के बाद फिर आप इसमें सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट कराते हो। तो HNO3 क्यों डालते हो? टू रिमूव द अनरिएक्टेड सोडियम? ऑफ कोर्स नॉट। अनरिएक्टेड सोडियम को हटाने का हमारा कोई एम नहीं होता, वो तो वैसे भी हट ही जाएगा NaNO3 बना के, ठीक है, वो कोई पॉइंट नहीं है। डिकम्पोज साइनाइड और सल्फाइड ऑफ सोडियम? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। क्या होता है जब आप सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाते हो तो अलोंग विद दिस NaX आपके NaCN
या आपका Na2S, यानी कि ये वाले आपके सॉल्ट्स भी बनते हैं। तो अगर आपके पास कोई साइनाइडाइन या सल्फाइडाइन प्रेजेंट है तो वो क्या करेगा, इंटरफेयर करेगा इन द टेस्ट फॉर द हेलोजन में। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इस साइनाइड को और इस सल्फाइड को डिकम्पोज करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 डाल देंगे तो ये साइनाइड आपका ऑक्सीडाइज हो जाएगा और सल्फाइड भी तुम्हारा ऑक्सीडाइज हो जाएगा H2S में, तो यानी कि निकल जाएगा। तो वी डिकम्पोज दी साइनाइड एंड सल्फाइड ऑफ सोडियम, बिल्कुल ठीक। एक्सट्रैक्ट हेलोजन फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑफ कोर्स नॉट, मेंटेन द पीएच, ऑफ कोर्स नॉट। सो इट्स अ वेरी वेरी क्लियर इंडिकेशन। और मैं आपको बता दूं, ये सेम क्वेश्चन जेई में 4 से 5 बार आ चुका है। ओके, कि क्या होता है, क्यों HNO3 डालते हैं या क्या डालते हैं, ठीक है, AgNO3 डालने से पहले क्या डाला जाता है, कई बार ये क्वेश्चन आया है पेपर में रिपीटेडली। ओके, चलो, सो व्हाट इज द आंसर, क्लियर, आंसर हैज टू बी ऑप्शन नंबर बी। मुझे इसमें कुछ और खास बताने की जरूरत नहीं थी। Now here we are and this is going to be the last question for all of you. ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन होगा, बट येट लेट्स सी, दिस इज गोइंग टू बी अगेन एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखते हैं क्या है इसमें। क्वेश्चन कह रहा है कि एल आइसोमर ऑफ अ कंपाउंड, देखो मैंने बोला था ना, बच्चों में इतना पेशेंस ही नहीं होता कि वो इस टॉपिक को पढ़ भी पाए। कितना भी इजी कर लो यार, तुम्हारे अंदर से, खुद के अंदर से ड्राइव आनी चाहिए। एक टीचर कुछ नहीं कर सकता। एल आइसोमर ऑफ अ कंपाउंड ए, यानी कि मैं कोई ए कंपाउंड ले रही हूँ विच इज C4H8O। दिखने में क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहा है ना, जब तुम पढ़ रहे हो आइसोमर्स है मैम, क्या क्या दे रखा है, A B C की बात हो रही है, मतलब मेरे तो इतना दिमाग ही नहीं लग रहा व्हाट टू डू, ऑप्टिकली एक्टिव इनएक्टिव, पता नहीं कितना स्टीरियो है। कोशिश तो करो करने की, ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। कोई भी एक कंपाउंड है ए विच इज C4H8O4, ठीक है, गिव्स अ पॉजिटिव टेस्ट। इसका कौन सा आइसोमर लिया मैंने, एल आइसोमर लिया, ठीक है। ये क्या करता है, ये मुझे क्या देता है, ये मेरे को पॉजिटिव टेस्ट देता है, यानी कि सिल्वर अमोनियम के साथ, यानी कि AgNH3 का होल ट्वाइस पॉजिटिव के साथ। तो डोंट यू थिंक दिस इज टॉलेंस टेस्ट, यानी कि आपको क्या देता है, ये पॉजिटिव टॉलेंस टेस्ट देता है। ट्रीटमेंट ऑफ ए, जब आप इसी कंपाउंड को ट्रीट करते हो विद एसिटिक एनहाइड्राइड, यानी कि एसिटिक एनहाइड्राइड का मतलब क्या हुआ, CH3COO है ना, एसिटिक एनहाइड्राइड। तो ये आपको क्या करता है, यील्ड ट्राई एसिटेट डेरिवेटिव, यानी कि ट्राई एसिटेट डेरिवेटिव आपको बनाता है, ट्राई एसिटेट डेरिवेटिव। ओके, यानी कि एसिटेट्स बनते हैं। कंपाउंड ए प्रोड्यूसेस एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बी एंड एन ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड सी। अब ये जो ए है, ये क्या कर रहे हैं, दो कंपाउंड्स बना रहे हैं बी और सी, जिसमें से आपको बोला गया, आई होप द क्वेश्चन इज विजिबल, नहीं दिख रहा है, एक सेकेंड रुको, लेट मी मूव माई पोजिशन टू दिस साइड, ठीक है, अभी परफेक्ट रहेगा। सो दिस वॉज अ क्वेश्चन आस्क्ड इन 25 जून 2022 के पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, चलो, थैंक यू मिराज। तो बोला इसने कि कंपाउंड ए प्रोड्यूसेस एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बी, यानी कि ये कैसा है, ऑप्टिकली एक्टिव है, और ये कैसा है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। सी ऑन ट्रीटमेंट विद ब्रोमीन वाटर एंड HNO3 रेस्पेक्टिवली, यानी कि ए पे मैं अगर ब्रोमीन वाटर डाल रही हूँ तो ये बन रहा है, और इस पे मैं क्या डाल रही हूँ, HNO3 डाल रही हूँ, तो ये बन रहा है, यानी कि तो सी बन रहा है। तो आपको बताना है ये आपका कंपाउंड ए क्या है। अब देखो, बहुत ही अच्छा, बहुत ही आसान सा, बहुत ही मज़ेदार ये क्वेश्चन है, जिसने आपको 4 इंफॉर्मेशन दी है, इसीलिए क्वेश्चन आपको इतना बड़ा डिफिकल्ट लगा है, ठीक है।
अदरवाइज इट्स अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। अब इसने 4 बातें दी थी, टॉलरेंस टेस्ट दिया था, एसिटेट बोला था, ऑप्टिकली एक्टिव और ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है, 4 बातें बोली है। मैं यहाँ पे जरा इस क्वेश्चन को लेकर आती हूँ। आपके पास 4 कार्बन है, यानी कि आपको बोला गया था C4H8O4 ना, C4H8O4, C4H8O4। जरा आप कॉन्सेप्ट समझेंगे, दिस इज द कॉन्सेप्ट नंबर 6 जो हम लोग समझेंगे, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। एंड दिस क्वेश्चन इज मेनली फ्रॉम द बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर। तो बायोमोलिक्यूल्स है, पूरा स्टीरियो लगा हुआ है, मतलब बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है अगर मेरे से पूछोगे तो यानी कि 4 कार्बन्स हैं, 1 2 3 और 4। अब उसने पहला बात बोली कि तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, वो एल आइसोमर होना चाहिए। तो फॉर अ मॉलिक्यूल टू बी एल आइसोमर, उसका सबसे मेन फंडा ये होता है कि जो उसका लीस्ट कायरल सेंटर है, यानी कि लीस्ट कायरल सेंटर। तो इसमें ये वाला कायरल सेंटर होगा क्या, नहीं। ये वाला मेरा क्या हो सकता है, लेट्स से ये मेरे पास कोई भी एक अल्कोहल है, ठीक है, लेट्स से ये भी मेरे पास कोई भी एक अल्कोहल है। तो उसने कहा जो आपके पास लीस्ट कायरल सेंटर होगा, तो लीस्ट कायरल सेंटर ऑफ कोर्स यही होगा। तो दिस हैज टू बी दी, एक सेकेंड, दिस हैज टू बी दी एल आइसोमर। एल का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे आपका OH लेफ्ट साइड होना चाहिए, ठीक है, पहला क्वेश्चन ये होगा, ठीक है। अगर ये राइट साइड हो गया तो इट इज गोइंग टू बी द डी आइसोमर। तो इसका मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे OH होगा, एंड दिस OH दैट इज द लीस्ट कायरल सेंटर विल मेक दिस एल आइसोमर। अब इसने एक और बात बोली थी कि ये आपको क्या कर रहा है, दिस इज गिविंग यू पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट। तो कौन स्पीशीज मुझे पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट देता है, तो पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट देने का मतलब क्या हुआ कि आपके पास इसमें क्या होना चाहिए, एक एल्डिहाइडिक ग्रुप होना चाहिए। इसका मतलब लेट्स से मेरे पास इसमें एक एल्डिहाइडिक ग्रुप है, तो ये एल्डिहाइडिक ग्रुप क्या करेगा, जब आप इसमें टॉलरेंस का टेस्ट कराओगे तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड रेस्ट आपके जैसे होंगे वो वैसे के वैसे लगे रहेंगे, ठीक है। आपका ये वाला OH आपने कहा कि L है, तो ऑफकोर्स है कि ये आपका लेफ्ट साइड में होगा, ठीक है, यानी कि लेफ्ट साइड में होगा। अब इसने कहा कि इसने एक और पॉइंट रखा कि जब आप इसमें एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन कराओगे, यानी कि एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन कराओगे, तो यू विल बी गेटिंग दी ट्राई एसिटेट्स। ट्राई एसिटेट्स से मेरे को ये मतलब समझ में आता है कि आई एम हैविंग 3 OH मॉलिक्यूल्स, क्योंकि जब मेरे पास एक OH, 2 OH और 3 OH होंगे तभी मेरे को क्या मिलेगा, आई विल बी गेटिंग दी ट्राई एसिटेट, यानी कि मेरे को कुछ कुछ इस तरह का एस्टर टाइप्स मिलेगा, OCOCH3 ट्राई एसिटेट्स मिलेंगे। आप चाहो तो इस वाले ट्राई एसिटेट को लेफ्ट में बना दो, बिकॉज यू आर सेइंग कि आपके पास एल आइसोमर है, ठीक है, OC डबल बॉन्ड OCH3, और यहाँ पे भी तुम्हारा C पे OC डबल बॉन्ड OCH3, ठीक है, ये आपका हो गया। समझ आया, इसका मतलब मुझे समझ में आया कि मेरे पास एक एल्डिहाइड होना कंपलसरी है, 3 OH होने चाहिए, ये वाला OH लेफ्ट में होना चाहिए। अब अभी भी कहानी खत्म नहीं हुई है, अभी भी इसने बोला है कि आप जब ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन कराते हो तो आपको ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल मिलता है। तो ब्रोमीन वाटर क्या करता है, और दूसरा इन्होंने बोला कि HNO3 से रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा। गाइस ब्रोमीन वाटर से माइल्ड ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि माइल्ड ऑक्सीडेशन होता है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि आपका सिर्फ और सिर्फ ब्रोमीन वाटर एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करता है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड बना देता है, ठीक है। तो यानी कि आपका क्या हो जाएगा, ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड, ये रहेगा OH, ये रहेगा OH, और ये रहेगा CH2OH, दिस इज लाइक दिस। लेकिन जब HNO3 से रिएक्शन कराओगे तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करता है। तो यानी कि सिर्फ और सिर्फ टर्मिनल नहीं, सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड नहीं, टर्मिनल अल्कोहल भी तुम्हारा ऑक्सीडाइज हो जाएगा इनटू द कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड में जाएगा और टर्मिनल अल्कोहल भी कार्बोक्सिलिक एसिड में जाएगा। सो कंसीडरिंग दैट आपको मिला कार्बोक्सिलिक एसिड, C पर OH, यहाँ पर आपका OH, ठीक है, और ये आपका हो गया CH2OH था, ये भी आपका क्या हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड में चला गया, ठीक है। यानी कि ये भी ऑक्सीडाइज्ड हो गया, ये भी ऑक्सीडाइज्ड हो गया, यहाँ पे बस यही ऑक्सीडाइज्ड हुआ था,
इतना समझ में आया। अब इन्होंने बोला कि तुम्हारा जो ये वाला कंपाउंड है, दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव एंड दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव का मतलब क्या है? दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव, ये ऑप्टिकली एक्टिव है, तो इसका मतलब इसमें कायरल सेंटर्स होंगे, है ना, कायरल सेंटर्स होंगे। तो ये तो कायरल है नहीं है, ये वाला कायरल है, और ये वाला भी तुम्हारा क्या है? दिस इज ऑल्सो अ कायरल सेंटर। तो मेरे पास दो कायरल सेंटर्स हैं एंड देयर इज नो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट, कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री मेरे पास नहीं है। ठीक है, तो मेरे को क्या मिलेगा? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, या डेफिनेटली। अब ये दूसरा वाला मेरा ऑप्टिकली इनएक्टिव है, उन्होंने बोला दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो ये इनएक्टिव कब होगा? ये इनएक्टिव तब होगा, दिस इज अ कायरल कार्बन, दिस इज H, जब मैं इस OH को यहाँ लगा दूँ, यानी कि जब मैं इस OH को, सॉरी, जब मैं इस OH को यहाँ की जगह यहाँ लगाऊंगी। देखो अब क्या हो गया, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो गई। तो अगर इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो गई तो ये कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, है ना। सो व्हाट डज दिस मीन? कि मेरे पास ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें ये OH है, ये एल्डिहाइड है, ये OH है, बट ये वाला OH यहाँ ना होके कहाँ है? मुझे इसे घुमा के यहाँ लगाना चाहिए, यहाँ लगाना चाहिए। तो ये मेरे पास ऐसे है। सो दिस इज माई मॉलिक्यूल। देखो जरा, कार्बन 4 हो गए, 1 2 3 4, यस। H8, 1 2 3 4 5 6 7 8, बिल्कुल 4 ऑक्सीजन, 1 2 3 4, बिल्कुल ठीक। सो दिस इज योर मॉलिक्यूल, दिस इज योर आंसर। देखो निकाल लिया ना हमने, बस। तो क्या हो गया तुम्हारा आंसर? ऑप्शन नंबर ए। चेक करके बताओ, ऑप्शन नंबर ए इज योर आंसर। मज़ा आया, बहुत कुछ सीखने को मिला। ठीक है, अगर तुम इसे खुद से करोगे तो यू विल गेट टू नो कि यार ये कम टाइम में भी हो सकता है। तो अगर इफ इट इज़ ऑप्टिकली इनएक्टिव दे रहा है ना, तो इसका मतलब आपका यहाँ पे ये होना चाहिए। तो ये कायरल सेंटर क्योंकि L होना चाहिए, तो इसका मतलब C तो था ही नहीं, क्योंकि ये तो D हो गया, ये भी D हो गया, ये दोनों तो थे ही नहीं, ये तो पहले ही एलिमिनेट हो चुके थे। बस हमारा डाउट इतना बचा था कि ये और इन दोनों में से कौन सा चूज करेंगे। तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए। सो दिस इज इट गाइस, आगे तुम्हारे सारे के सारे क्वेश्चंस, एंड आई होप तुम लोगों ने आज के क्लास से बहुत कुछ सीखा होगा। सो दिस इज एज पर योर जेई मेंस पर्सपेक्टिव। जेई मेंस के लिए ये सब काफ़ी रेलेवेंट है एंड डेफिनेटली तुम्हें ये सब करना होगा। ओके, सो इफ़ यू रियली enjoyed दिस पर्टिकुलर क्लास देन प्लीज़ हिट लाइक। ये मेरे सभी जेई एस्पिरेंट्स के लिए जो अच्छा करना चाहते हैं, अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, रैंक बनाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए मेरे ये सेशंस हैं। सो डेफिनेटली कीप वॉचिंग इफ़ यू आर अ रियल ट्रू जेई एस्पिरेंट। ओके, चलो दिस इज इट गाइज, बाय बाय, टेक केयर, विल सी यू इन माय अनदर सेशन। बट अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू, डोंट फॉरगेट टू लाइक द सेशन। हमारे लिए थोड़ी सी इतनी सी एफर्ट ही पुट कर दो तुम लोग, अदरवाइज इससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं है, और एक अच्छा सा अपना रिजल्ट ला लेकर आना यार। जिस तरीके से तुम लोगों की मेहनत लगी पड़ी है ना, दिन रात एक कर रखा है तुम लोगों ने अपने पेपर के लिए, उसी तरीके से तुम्हारे टीचर्स ने भी तुम्हारे लिए दिन रात एक किया हुआ है। ठीक है, तो क्योंकि ये हमारे कलेक्टिव एफर्ट्स ही हैं जो कुछ कुछ रिजल्ट्स लेकर आएंगे। ठीक है, चलिए गाइस, बाय बाय, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, विच इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। ओके, बाय बाय।